मैंने फैमिली रिलेटिव सब कुछ छोड़ दिया, मतलब पर्सनल लाइफ आपकी कुछ नहीं बचती है। जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है। मैंने अपना पूरा सोशल कनेक्ट सब खत्म कर चुकी थी उस टाइम पर। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। यूपीएससी इंडिया का टफेस्ट एग्जाम। यूपीएससी की देश में कितनी हाइप है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर आप सिर्फ इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें तो यार, परिवार, रिश्तेदार सब आपकी चर्चा करते हैं कि साहब बड़ी तैयारी कर रहा है बच्चा, बड़ी पोस्ट है। और कहीं ना कहीं ये हाइप बनती भी है, क्योंकि यूपीएससी हलवा तो बिल्कुल नहीं है। साल भर चलने वाले एग्जाम की इस जर्नी में पहले आपको प्री क्लियर करना है, वहाँ से निकले तो नो मेंस एग्जाम, वहाँ से भी क्लियर किया तो इंटरव्यू। साल 2023 में करीब 13 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 14,600 बच्चे ही प्री क्लियर कर पाए और मेंस का एग्जाम लिखा। यही नहीं, इन 14,600 बच्चों में से 2,916 को इंटरव्यू कॉल आया और मात्र 1,105 कैंडिडेट्स का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ। 13 लाख में से 1,105, सिर्फ 0.1 का सक्सेस रेट। और इनमें भी सिर्फ 50 या 100 बच्चे ही ऐसे हैं जो आईएएस बन पाते हैं। पर फिर भी लाखों बच्चे दिन रात लगे पड़े हैं उस एक पोस्ट को हासिल करने में, जिसके मिलते ही समाज का आपको देखने का नजरिया बदल जाता है। जब प्रशासन की 4 गाड़ियां आगे और 4 गाड़ियां पीछे चलती हैं, लोग आपको कलेक्टर बाबू कहते हैं, सरकारी बंगला, नौकर चाकर और जिंदगी भर की जॉब सिक्योरिटी। पर रुकिए, ये तो वो लोग हैं जो आईएएस बन जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आपने न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, रील्स पर देखा होगा। पर उनका क्या, जो शायद उतनी ही मेहनत से लगे पड़े थे पर 1 या 2 नंबर से रह गए। उनकी ना तो कोई कहानी सुनाता है, ना उनका कहीं जिक्र मिलता है। कितने ही बच्चे हर साल आईएएस बनने की आस में दिल्ली जैसी कोचिंग हब्स में आते हैं। लोग अपनी जिंदगी के सबसे एनर्जेटिक और बेहतरीन साल यूपीएससी के अटेम्प्ट्स को क्लियर करने में लगा देते हैं, पर एट द एंड हाथ में कुछ नहीं आता। किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी की माँ सब्जी बेचती है, तो कोई किसान अपनी जमीन बेचकर बच्चों को कोचिंग के लिए भेजता है। आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे उन एस्पिरेंट्स के बारे में जानने की जो कंपटीशन के इस दलदल में फंस के रह गए हैं। ये तो सब जानते हैं कि यूपीएससी 100 मीटर स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है। तो बड़ी ट्रैप है, इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के दिन की शुरुआत द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से होती है। फिर पूरा दिन कोचिंग्स, रिविजन्स, मॉक्स और दुनिया भर की पढ़ाई। शुरू में तो सब बैलेंस चलता है, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एक तरफ अटेम्प्ट्स निकलते हैं, दूसरी तरफ दिमाग प्रेशर कुकर में कन्वर्ट होने लगता है। ना तो दोस्त याद रहते हैं, ना परिवार। शायद मेरी गलती ये रही थी कि मैंने अपना पूरा सोशल कनेक्ट सब खत्म कर चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना है, वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। सोशल प्रेशर के साथ साथ आती है एंजाइटी। अगर इस अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो क्या होगा। सेक्रीफाइस चीज़ें हो गई होती हैं, पर्सनल लाइफ आपकी कुछ नहीं बचती है, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ किताबें हैं, आप हैं और वही आपकी सच्ची दोस्त बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर आप कैसे छोड़ के जाओगे? आपको लगता है इंटरव्यू तक आप पहुंचे हो, फिर आपको लगता है नहीं यार इतना पास जाके मैं वापस लौट के आया हूँ, तो अब फिर मन नहीं मानता है उस चीज़ के लिए। और दिक्कत इतनी सी नहीं है कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, असली दिक्कत शुरू होती है पेपर क्लियर होने के बाद। आप कहोगे ये क्या बेतुकी बात है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी 1 डे एग्जाम नहीं है, बल्कि 11 एग्जाम क्लियर करने होते हैं इसे पास करने के लिए। अगर गलती से आपका प्री क्लियर हो जाए, जो नॉर्मली मई के महीने में होता है, उसके बाद आपको सितंबर में मेंस का एग्जाम क्लियर करना होता है। और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू राउंड तक अगर पहुंच गए और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी सिचुएशन सांप सीढ़ी वाले उस खिलाड़ी की तरह हो जाएगी जिसे 99th पोजीशन से दोबारा 1 पर आना पड़ता है, क्योंकि इंटरव्यू का रिजल्ट आते आते जनवरी फरवरी निकल जाते हैं और अगला प्री दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। और यही विशेष साइकिल चलती रहती है। बहुत से लोग इसे यूपीएससी का चक्रव्यूह भी कहते हैं, जिसमें एक बार आना तो आसान है लेकिन जाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ये होता है कि जब फेल हो जाते हैं ना, वो जो रात होती है जिस दिन रिजल्ट आता है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल हाथ लगा के वापस बिल्कुल छूट गया, आपके हाथ में देती देती चीज़ निकल गई है, वो सिचुएशन को भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लेकिन फिर भी 8x6 के एक कमरे में 4-4 लोग एडजस्ट करते हैं। पेट भर के खाना नहीं खाते ताकि नींद ना आए। जिसने घर में कभी एक गिलास पानी खुद से नहीं लिया, वो खाना बनाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, सिर्फ एक सपने की वजह से कि एक दिन समाज उन्हें कलेक्टर बाबू कहेगा और उनके नीचे भी लाल बत्ती की गाड़ी होगी।
उनके एक इशारे पर रुके हुए काम हो जाया करेंगे। मतलब कि ये आप लोगों का बेडरूम भी है और ये आप लोगों का किचन भी है और यही स्टडी रूम भी है। अच्छा, ये एक टाइम का खाना हो जाएगा इसमें? नहीं, 2 टाइम का हो जाएगा। 2 टाइम का हो जाएगा। पर अगर मैं आपसे कहूँ, वो सपना जिसने इन लोगों की नींद हराम की हुई है, असल में इनका है ही नहीं। हैरानी की बात नहीं है दोस्तों, ये सपना धीरे धीरे इनके मन में ट्रांसप्लांट किया जाता है और ऐसा करने में सबसे बड़ा हाथ है समाज, कोचिंग इंडस्ट्री, मेंटर्स, फिल्म्स और सोशल मीडिया का। इसलिए एक कथन मैं अक्सर कहता हूं कि भारत में नौकरी केवल एक है, IAS, बाकी तो नौकरियां हैं। आप IAS बन गए तो आपके रिश्तेदार लोग कहेंगे कि अरे भैया भोग रहे हैं, भैया मजा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं दिन भर, विवाह हो गया और लंदन और स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में हनीमून मना रहे हैं और डांस चल रहा है कि DM मतलब शहर का राजा। अब तो रील वगैरह में भी दिखाते हैं ना कि कलेक्टर की एंट्री, कलेक्टर का पावर, जो कि सही है। इस देश में 3 ही राजा हैं, एक PM, एक CM, एक DM। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर को देश में सिविल सेवा की कोचिंग का हब माना जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स के बीच में एक जोक बड़ा चलता है कि आप एक पत्थर आसमान में फेंकिए तो वो किसी न किसी UPSC एस्पिरेंट को अगर लगेगा। 2022-23 में इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ की थी। इसमें UPSC कोचिंग इंडस्ट्री का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 3,000 करोड़ रहा। दीवारों से ज़्यादा होर्डिंग्स, सड़कों पर बिक रहे पैम्पलेट्स, सब्जियों से सस्ते दामों पर बिकती किताबें और नोट्स। आप यहाँ एडमिशन लेने आओ तब आपको पता लगेगा कि हर एक कोचिंग सेंटर से हर साल सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होते जा रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी कोचिंग का होर्डिंग उठाकर देख लो, चाहे विजन हो, दृष्टि हो, वाजीराम हो, इकरा हो या फिर नेक्स्ट IAS हो। इसी मैनिपुलेटिव एडवर्टाइजमेंट को लेकर पिछले साल CCPA की कमिश्नर निधि खरे ने सिविल सर्विस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक नोटिस जारी किया कि कैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का चेहरा ये कहकर यूज करते हैं कि ये सब हमारे यहाँ पढ़े हैं, आप भी हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। फिर चाहे उस बंदे ने वहाँ कोचिंग तो छोड़िए, सिर्फ एक मॉक टेस्ट ही दिया हो या एक बार रजिस्ट्रेशन ही कराया हो, पर ये आपको नहीं बताया जाएगा। आपको दिखाई जाएगी सिर्फ एक फोटो कि सिलेक्टेड फ्रॉम दिस एंड दैट इंस्टीट्यूट। वहीं इकरा कोचिंग वालों ने तो कमाल ही कर दिया। इन लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लेम किया कि 2015 की टॉपर टीना डाबी, अथर आमिर, 2017 के 517th रैंक होल्डर सैफिन को अपने स्टूडेंट बताकर एडवर्टाइजमेंट किया, जबकि इकरा IAS खुद 2018 में बनी हुई संस्था है और इसके लिए इन पर 1 लाख तक का फाइन भी लगाया गया, पर 1-1.5 लाख तो उनके यहाँ एक बच्चे की फीस है। ये बंगला, गाड़ी, पैसा, नौकर चाकर तो बता दिए इन लोगों ने, पर ये कौन बताएगा कि सर्विस में आने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या प्रेशर होता है, और अगर सच में IAS बन जाने से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती तो फिर ये IAS ऑफिसर्स सुसाइड क्यों कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ कोचिंग और समाज बच्चों को UPSC की आग में धकेल रहे हैं, वहीं इसी आग में घी डालने का काम करते हैं सोशल मीडिया और अभी अभी सेलेक्ट हुए सिविल सर्वेंट्स। कहने को ये लोग जनता के नौकर हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, पर सोशल मीडिया पर उनके फॉलोवर्स लाखों में हैं। अगर आप इनसे पूछो कि आपको क्या ज़रूरत है इस सब दिखावे की, तो लगभग सबका एक ही जवाब होता है, एक ही तर्क होता है, हम तो जनता से कनेक्ट करना चाहते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं ताकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उनकी खुद की पर्सनल लाइफ भी इसी अकाउंट पर है और समाज सेवा भी। अगर जनता से कनेक्ट ही करना है तो हर जिले का अपना सोशल मीडिया अकाउंट होता है, वहाँ एक्टिव होकर ये काम क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि फेम नाम की भी एक चीज़ होती है और वो सबको अच्छा लगता है। कम रैंक वाले अधिकारियों को उनकी गलती पर पब्लिकली डांटना और इस क्लिप को सोशल मीडिया पर अपलोड करना, जनता भी कमेंट में खूब वाहवाही देती है। अफसर हो तो ऐसा। आप लोग 3 साल में ये तय नहीं कर पा रहे हो किसको पहले करना है काम। हम डिसाइड करेंगे आपके लिए कौन पहले और बाद में करेगा। आधे घंटे में मुझे लिख के बताइए, दोनों बैठ के इरिगेशन हो रही है, कौन सी एक्टिविटी पहले होनी है। पर क्या ऐसा करना सही है? क्या किसी की गलती के लिए उसको हड़काना और उस चीज़ को पब्लिकली अपलोड कर देना बिना उसकी परमिशन के, क्या ये सही है? अगर सही है तो फिर कलेक्टर बाबू ऐसी क्लिप क्यों अपलोड नहीं करते हैं? क्यों नहीं जनता को बताते कि उनको भी कोई डांट सकता है? ये क्या है यूपी के होगा कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही रहना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है, कोई मजाक बात नहीं है। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़े, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अंत में इन सब का सोल्यूशन क्या है? देखिए, हमारा मकसद किसी को डिमोटिवेट करना तो बिल्कुल नहीं है। हम बस एक बात आप तक कन्वे करना चाहते हैं
कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम है और हमें ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इससे पहले भी हमारी एक लाइफ थी और इसके बाद भी होगी। जो लोग ये कहते हैं कि प्लान बी होगा तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, उन्हें अनु कुमारी मैम और कनिष्क कटारिया जैसे सैकड़ों बच्चों के एग्जाम्पल्स देखने चाहिए, जिन्होंने जॉब करते हुए, फैमिली को संभालते हुए या अपना बिजनेस रन करते हुए इस तैयारी को किया है। और प्लान बी होना मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है। एट द एंड लाइफ आपकी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और फिर कोई कदम उठाइए। फैसला आपका होना चाहिए, ना कि समाज का और ना किसी कोचिंग संस्थान का। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यूपीएससी आपको एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका सिलेबस इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप इसके सिलेबस को एक साल सही से पढ़ लें तो आपकी समाज को देखने की समझ वो शायद पहले से ज़्यादा विकसित हो जाए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी में अपनी पूरी ज़िंदगी फूंक दें। मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, लेकिन अगर नहीं होता तो ज़िंदगी चलती रहेगी और कुछ अच्छा आप ज़रूर कर लेंगे। वक्त रहते इस चक्रव्यूह से बाहर आइए। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।